चलिए, हेलो एवरीबॉडी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? जल्दी से बताएंगे मुझे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बेटा, इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। हमने क्या पढ़ा? हमने बहुत कुछ पढ़ा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब बिजनेस बंद हो जाना, जब पूरा का पूरा बिजनेस स्केल डाउन, बिल्कुल बिजनेस क्लोज डाउन हो जाएगा, इकोनॉमिक रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। फिर हमने पढ़ा कि इसके हमारे क्या होते हैं, किस तरीके से ये डिज़ोल्व होती है फॉर्म। वहाँ मैंने एक करेक्शन तुम लोगों को कराना है आज। मुझे मतलब सुबह उठते मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, मैंने कुछ गलत कर दिया। फिर मैंने बुक खोली, सुबह 5:30 बजे की बात है। फिर आई गॉट टू नो मैंने पढ़ाते टाइम गलती कर दी है सेक्शन नंबर्स में, वो मैं करेक्ट करा देती हूँ एक बार, या मैं उसे क्लास के लास्ट में करा दूँगी, इतने लेट लतीफ़ आ जाएंगे, है ना। कुछ बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है जो पढ़ा था, बस उसमें मैंने दो सेक्शंस कंबाइन कर दिए, मैं बता दूंगी, ठीक। फिर इसलिए मैं उसे रिवाइज़ नहीं करा रही अभी। फिर अगला टॉपिक हमने पढ़ा क्या, डिसोल्यूशन कैसे कैसे होता है, वो हम अभी कवर अप कर लेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा गाइस कि डिसोल्यूशन में हम लोगों को कौन कौन से सेक्शन थे, सेक्शन 40 से 44 है, फिर 48 पढ़ा। 48 सेक्शन क्या था, सेक्शन 48 क्या था, दो बातें। क्या दो बातें थी? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स में क्या था कि जो भी हमारा एसेट्स बेचकर पैसा रियलाइज होगा उसे हम सबसे पहले किसे पे करेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को। फिर किसे पे करेंगे, पार्टनर्स लोन। फिर किसे पे करेंगे, कैपिटल को। उसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। याद आया? फिर हमने पढ़ा लॉसेज शुड बी फर्स्ट सेट ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट्स, देन आउट ऑफ कैपिटल, देन आउट ऑफ, अगर कुछ भी फिर बच जाता तो पर्सनली कंट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स, कौन से रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। एक केस बताया था मैंने इंसॉल्वेंसी के केस में, गार्नियर वर्सेस मोरे। उसमें क्या था कि जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का शेयर भी कौन लाएंगे, सॉल्वेंट पार्टनर्स, इन देयर विच रेशियो। वेल डन, बस इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, कीप इट अप। इसके बाद हमने अगला पॉइंट पढ़ा सेक्शन 48, ये दो बातें थी, लॉसेज शुड बी फर्स्ट सेट ऑफ और एसेट्स वाली बात। ये गार्नियर वर्सेस मरे केस बिल्कुल अलग है। फिर पढ़ा सेक्शन 49 जो आज पढ़ना है। 49 नहीं कवर अप किया था ना हमने, आज हमने कवर अप करना है। कौन सा सेक्शन गाइस, सेक्शन नंबर 49। दिख रहा है आप लोगों को या नहीं? बहुत ध्यान से देखेंगे सेक्शन 49 क्या कहता है। गाइस सेक्शन 49 में ना दो वर्ड्स हैं। सेक्शन 49 में क्या है, दो वर्ड्स हैं। वो कौन कौन से दो वर्ड्स हैं? एक वर्ड है फर्म्स डेट और एक वर्ड है प्राइवेट डेट। क्या क्या शब्द है मेरे बच्चों? फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट। फर्म्स डेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फर्म की लाइबिलिटी, वो पैसा जो हमें बाहर वालों को वापस करना बाकी है इन द कैपेसिटी ऑफ अ फर्म। जैसे हम सारे पार्टनर्स हैं, हम सबकी फर्म है, तो एज अ फर्म मान लो हमने नाम रखा हुआ है JMDN कंपनी, तो हमारी जो JMDN कंपनी है उसने जो भी लाइबिलिटीज ले रखी हैं दैट इज व्हाट, फर्म्स डेट। जो भी हमने क्रेडिटर से उधार ले रखा है, बैंक लोन ले रखा है, वो सब क्या है गाइस, फर्म्स डेट। अगर मैं बात करूं प्राइवेट डेट, तो प्राइवेट डेट का मतलब होता है पार्टनर ने जो पर्सनल कैपेसिटी में लोन ले रखा है गाइस। प्राइवेट डेट का मतलब क्या होता है कीर्ति, जो उसने पर्सनल कैपेसिटी में ले रखा है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, 3 पार्टनर्स थे मेरे बच्चों, A, B और C। अब ABC ने मिल के ले रखे हैं 10 लाख रुपए फर्म ने, तो वो 10 लाख रुपए क्या कहलाएंगे, वो 10 लाख रुपए क्या कहलाएंगे, फर्म्स डेट। मान लो सी ने गाड़ी लेने के लिए, अपनी पर्सनल कार लेने के लिए सी ने क्या कर रखा है मेरे बच्चों, 8 लाख का लोन अलग ले रखा है। पर्सनल कार है उसकी, बिजनेस का कोई लेना देना उसमें नहीं है, तो उस 8 लाख रुपए को क्या बोला जाएगा चीते, वेरी गुड, प्राइवेट डेट्स। पहले समझ आया दोनों का वर्ड का मतलब, वेरी नाइस। अब यहीं पर अगला शब्द होता है फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट, तो समझ आ गया। अब पॉइंट आता है फर्म्स प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी, फर्म्स की प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब क्या है गाइस,
फर्म की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो फर्म के नाम पे एसेट्स हैं, जो भी किसके नाम पे एसेट्स हैं, फर्म के नाम पे एसेट्स हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फर्म्स प्रॉपर्टी। जो भी फर्म के नाम पे प्रॉपर्टी उसे क्या बोलेंगे, फर्म के नाम पे एसेट्स होंगी। जो भी एसेट, जो भी हमने लैंड, बिल्डिंग, गाड़ी, फर्नीचर जो भी ले रखा होगा, सब ने मिलकर वो क्या कहलाएगी, फर्म की प्रॉपर्टी, मतलब फर्म की एसेट्स। और जो पार्टनर ने पर्सनल कैपेसिटी में ले रखा होगा, जो भी ए बी सी ने पर्सनली अपने नाम पे अलग से ले रखी होगी, भाई घर ले रखा होगा, गाड़ी ले रखी होगी, घड़ी होगी उसके पास कोई, समझ आ रही है बात, तो ये सब क्या होंगी, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो लॉ में सेक्शन 49 में क्या बताया गया गाइस, सेक्शन 49 में बताया गया कि जो हमारी फर्म की प्रॉपर्टी है वो बेचकर किसे पैसा पे किया जाएगा, कौन से डेट्स पे किए जाएंगे, फर्म्स डेट। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है भाई, फर्म की प्रॉपर्टी है तो क्या पे करो, फर्म के डेट्स पे करो। तो फर्म की प्रॉपर्टी बेचकर क्या पे किया जाएगा, फर्म के डेट्स। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मान लो फर्म की प्रॉपर्टी थी, लेट्स टेक एन एग्जांपल गाइस, 18 लाख या मेक इट 16 लाख्स, तो 16 लाख की प्रॉपर्टी बेची, कितने का लोन हो गया, 10 का। अब हमारे पास क्या बच गया चीतो, हमारे पास बच गया 6 लाख। अब इस 6 लाख का क्या करूं, क्या 6 लाख का लोन तुम्हें क्या लगता है कि इसके गाड़ी वाले लोन के लिए यूज कर दोगे, कहेंगे अबे क्यों, उसका पर्सनल लोन है, इससे बिजनेस का क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो 6 लाख रुपीस का सरप्लस है, इसका मतलब सबसे पहले प्रॉपर्टी में से क्या पे किया जाएगा, सबसे पहले फर्म की प्रॉपर्टी में से क्या पे किया जाएगा गाइस, बिल्कुल फर्म का डेट। उसके बाद अगर कुछ सरप्लस बच जाता है गाइस, तो उसका क्या करना चाहिए, बता दो सब लोग। वेल डन, पार्टनर्स में बांट देना चाहिए, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। वेल डन, कीप इट अप। इसका मतलब वो प्राइवेट डेट के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता। वो भाई सीधी सी रीजन है, हम सब ने मिलके प्रॉपर्टी बना रखी है, मैं कहूँ अरे यार पैसे बच गए, मेरा पर्सनल लोन भर दो, तुम कहोगे अच्छा, दोस्ती यारी अपनी जगह, इसका क्या मतलब है कि आपका पर्सनल लोन भर दें। समझ आ रही है बात, यस नहीं बेटू, इसमें एक ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है गाइस, क्योंकि 3 पार्टनर्स होंगे या 2 पार्टनर्स होंगे और बिजनेस बंद हो रहा होगा, तो इसमें कोई नए पुराने का चक्कर नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। और अगर नहीं होगा तो क्या लेंगे, इक्वल। समझ आई बात, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल। समझ आ रही है बात, यस हाँ, इसे बता रही हूँ सारी बात। यहाँ पहले मैं ये बता दूँ, एक बार मैं ये बता दूँ, फिर मैं आपकी बात सुनूंगी। अब मान लो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, मान लो पार्टनर के पास 10 लाख रुपए की, तो व्हाट डू यू थिंक, पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी में से फर्म का डेट पे होना चाहिए या प्राइवेट डेट पे होना चाहिए, एग्जैक्टली वो कहेगा भाई साहब ये मैंने प्राइवेट डेट लिया है तो प्राइवेट ही मेरी प्रॉपर्टी है, तो इसका क्या होना चाहिए, सबसे पहले दैट विल बी यूटिलाइज फॉर पेइंग ऑफ द प्राइवेट डेट। सबसे पहले इससे क्या पे किया जाएगा, प्राइवेट डेट। मान लो यहां से प्राइवेट डेट पे कर दिया, कितने का था, 8 लाख का, तो बच कितना गया बताना, 2 लाख। अब जो 2 लाख रुपए बच गए, इसका क्या करूं, क्या अब ये फर्म के डेट्स पे करने के लिए यूज हो सकता है, यस यस। क्यों, क्योंकि पार्टनर इज हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। याद है आप लोगों को पार्टनर की कैसी लाइबिलिटी होती है चीते, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है गाइस, कि इन केस ऑफ बिजनेस में जो लॉस हो रहा है, इन केस ऑफ लॉसेस द पार्टनर्स हैव टू बियर दैट लॉसेस पर्सनली एज वेल। उनके घर के सारी की सारी एसेट्स भी क्या हो सकती हैं, बिक सकती हैं ड्यू टू दैट लॉस इन द बिजनेस। इसीलिए पार्टनरशिप बिजनेस को कैसा बिजनेस बोला जाता है, रिस्की। समझ आ रही है बात, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सेक्शन 49 में क्या लिखा गया, सेक्शन 49 में लिखा गया कि फर्म की प्रॉपर्टी शुड बी यूटिलाइज फॉर पेइंग ऑफ द फर्म्स डेट। अगर उसके बाद कुछ बच जाए तो वो प्राइवेट के लिए यूज नहीं होगा। रीजन आप अच्छी तरह समझ पा रहे हो, वो सबका है और प्राइवेट डेट किसी एक का होगा, तो इसलिए फर्म की प्रॉपर्टी सबसे पहले किस लिए यूटिलाइज होगी बच्चा, फर्म के डेट के लिए। उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो उसका क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। समझ आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। दूसरी बात इधर प्राइवेट डेट्स के लिए बोली, उसने बोला प्राइवेट एसेट्स आर टू बी यूटिलाइज फॉर पेइंग ऑफ द
प्राइवेट डेट्स पहले किसका नाम बनाना चाहिए, प्राइवेट डेट्स का, और अगर उसके बाद कुछ बच जाए तो वो बचा हुआ किसके लिए यूटिलाइज कर सकते हो, फर्म के डेट्स को पे करने के लिए यूज कर सकते हो। सेक्शन 49 स्टेज दैट private property should be utilized for paying off the private debts first, and thereafter if something is left out then it should be utilized for paying off the firm's debt. It also states that firm's property will be utilized for paying off the firm's debt, and after that if surplus is left out so it should be distributed among the partners in their profit sharing ratio. It has nothing to do with the private debts. समझ आ गया सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं अच्छे से। और यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों यूटिलाइज कर ली गई कि पहले इसके साथ करो फिर दूसरे नंबर पे फर्म के डेट के साथ करो, क्योंकि पार्टनर्स आर हैविंग विच काइंड ऑफ लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। गाइस समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। सेक्शन 49 सबके जहन में बस चुका है अच्छे से, चलें आगे। वेरी नाइस। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, प्रैक्टिकल पॉइंट्स। अभी भी जो आपको लग रहा था कि मैम थ्योरी है, वो थ्योरी नहीं है गाइस, प्योर थ्योरी नहीं है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे हम। सेक्शन 48 का एप्लीकेशन आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, कि अगर हमारी फर्म डिसॉल्व होती है, डिसॉल्व होने का मतलब है कि अगर हमारी फर्म बंद होती है, बिजनेस कम्स टू एन एंड, तो जब बिजनेस बंद होगा तो क्या किया जाएगा, एसेट्स को हाँ कर दिया सत्यानाश, हाँ एसेट्स को रियलाइज किया जाएगा, बेचा जाएगा, उसे बेचकर जो पैसा आएगा उसका क्या करेंगे, एग्जैक्टली उससे लाइबिलिटीज पे करेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक बात बताओ, पहले मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। अभी तक आपने पढ़ा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें बिजनेस चलता रहता था या बिजनेस बंद होता था? अब जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो उसमें बिजनेस चलता रहेगा या बंद होगा? तो क्या अकाउंटिंग सेम होगी? भाई इतना बड़ा डिफरेंस है, वहाँ पे बिजनेस चलता रहता है, इसलिए एसेट्स को रीवैल्यू कर देते हैं, लाइबिलिटीज को रीवैल्यू कर देते हैं। यहाँ बिजनेस होगा बंद, और यार जब बिजनेस बंद होगा तो उसकी अकाउंटिंग भी होगी डिफरेंट तरीके से। उसकी अकाउंटिंग भी क्या होगी गाइस, डिफरेंट तरीके से होगी। तो उसकी अकाउंटिंग के लिए आपको बहुत ध्यान से समझना है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेजर्स विच वी हैव टू प्रिपेयर फॉर डिसोल्यूशन। जब हमें फर्म का डिसोल्यूशन करना है तो हमें कौन से लेजर्स बनाने हैं, कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ लेजर विच यू ऑल हैव टू प्रिपेयर। कितने लेजर बनाने गाइस? 4। कौन कौन से, ध्यान से सुनिएगा। यू डू नॉट हैव टू राइट एनीथिंग, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू नोट्स टुडे। जैसे ही आप यहाँ से निकलेंगे आपके नोट्स ग्रुप पे आ चुके होंगे, ठीक है? सॉरी, प्रिंट आउट नहीं कराने, लिख के लाने हैं। कल वो लिखे हुए मिलने चाहिए, क्योंकि अगले नोट्स जो हैं हम साथ साथ लिखेंगे। ये चैप्टर ऐसे ही पढ़ा जाता है, मैं पहले पॉइंट कराऊंगी फिर आपको साथ साथ लिखने का मौका दूंगी, टाइम दूंगी, इसी तरीके से पढ़ा जाएगा। तो यू हैव टू ब्रिंग योर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल रजिस्टर बोथ फ्रॉम टुमारो। दोनों लेकर आएंगे, बुक भी लेकर आएंगे, तीनों चीज़ें लेकर आएंगे अगले 1 हफ्ते। चलिए, सबसे पहला लेजर है हमारा क्या गाइस? रियलाइजेशन अकाउंट। एक अकाउंट बनाया जाएगा जिसका नाम क्या है मेरे बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, अभी बताऊंगी। दूसरा अकाउंट जो आपको बनाना है उसका नाम है मेरे बच्चों पार्टनर्स लोन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? पार्टनर्स का लोन अकाउंट। तीसरा लेजर है मेरे बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। विच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। एंड लास्ट वन इज कैश और बैंक अकाउंट। यू हैव टू प्रिपेयर 4 लेजर अकाउंट्स। यू हैव टू प्रिपेयर कितने? 4 लेजर बनाने हैं। कौन कौन से? रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश और बैंक। ये 4 लेजर्स आपको डिसोल्यूशन में बनाने होते हैं। क्यों, कैसे, क्या होता है? सबसे पहले आई विल गिव यू अ शॉर्ट ब्रीफ नोट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। गाइस, डिसोल्यूशन का मतलब है बिजनेस का बंद होना। बिजनेस के बंद होने का मतलब है हमारी कोई भी किताब ओपन नहीं रहेगी, सब कुछ क्या होगा? बंद। सारे अकाउंट क्या होंगे? बंद, क्योंकि बिजनेस होगा बंद। क्लियर? तो
क्वेश्चन में हमें एसेट्स को रियलाइज करके लाइबिलिटीज को पे करने के लिए एक अकाउंट की जरूरत है जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। अगर मैं आपसे पूछूं रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, तो रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टू रियलाइज द एसेट्स एंड फॉर पेइंग ऑफ द लाइबिलिटीज। ये अकाउंट इसलिए बनाया जाता है मेरे बच्चों, जैसे मान लो 1 अप्रैल 2025 को हमारी फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है। तो हमारी फर्म अगर बंद हो रही है बच्चा 1 अप्रैल 2025 को, तो 1 अप्रैल 2025 को हम क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाएगा, ताकि हम अपनी एसेट्स को बेचकर लाइबिलिटीज को क्या कर सकें, पे कर सकें। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसके अलावा ये अकाउंट इसलिए भी बनाया जाता है बेटा, ताकि हमें पता चल सके कि ये एसेट्स को बेचकर जो मैं लाइबिलिटीज को पे कर रही हूँ, इसमें मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। इट मीन्स मुझे रियलाइजेशन गेन हो रहा है या रियलाइजेशन लॉस हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर selling out the, for realizing the assets and for paying out the liabilities, and it is also calculated to, it is also used to calculate the realization का gain या realization का loss। समझ आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम किसी को? प्लीज टेल मी। समझ आया? रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? पहली बात, किस दिन बनाया जाता है, सब लोग बताएंगे। किस दिन बनाया जाता है? ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। क्यों बनाया जाता है? ताकि एसेट्स को बेचकर लाइबिलिटीज को पे कर सके और उन एक्टिविटीज की वजह से हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, हमें ये पता कर चल सके रियलाइजेशन गेन हुआ है या रियलाइजेशन लॉस हुआ है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छे से क्लियर है? पक्का? आएंगे गाइस, अब मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। क्या सुनना है मैम? मैं बताती हूँ क्या सुनना है। हम लोगों ने सुनना है कि अब हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन होगा गाइस, विल बी गिविंग अ क्वेश्चन विल बी गिविंग अस अ बैलेंस शीट। क्वेश्चन हमें क्या देगा मेरे बच्चों? बैलेंस शीट। प्लीज फोकस नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो गया है, पता भी नहीं चलेगा। आइए प्लीज, बैलेंस शीट आपको गिवन होगी। ऑब्वियसली भाई बैलेंस शीट तो वो देगा। क्यों देगा बैलेंस शीट? क्योंकि बैलेंस शीट का मतलब ही तो है कि हमारे पास पिछले साल कितनी एसेट्स थी और कितनी लाइबिलिटीज थी। बोलो हाँ या ना। तो आपको क्वेश्चन में एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रखी होंगी। अब यहाँ पर बेटा क्या होती हैं? एसेट्स। और यहाँ पर क्या होती हैं? लाइबिलिटीज। बिल्कुल सही। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज का क्या किया जाएगा गाइस? एसेट्स और लाइबिलिटीज में क्या क्या गिवन होता है, पहले मैं आपसे पूछती हूँ। एसेट साइड क्या क्या चीजें लिखी होती हैं, सोचेंगे सब। वेरी नाइस। बच्चा कहता है मैम डेटर्स लिखे होते हैं, कैश या बैंक लिखा होता है, लैंड मशीनरी। वेरी नाइस, मतलब फिक्स एसेट्स बोल दो, है ना? ओके हाँ, फर्नीचर फिक्सचर स्टॉक होता है, और ऑल राइट। और प्रीपेड एक्सपेंस होता है। वेरी गुड। और ये तो याद ही नहीं आ रहा तुम लोगों को, ये तो तुम्हें याद ही नहीं आ रहा। रिटेन्ड लॉसेस भी तो होते हैं, है ना? इंटेंजिबल एसेट्स भी होती हैं, गुडविल, है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इसी तरीके से लाइबिलिटीज में भी बहुत सारी चीजें होती है। सोचो 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 क्या होता है? सबसे पहला तो हमारा लाइबिलिटी सुनते ही हमारा दोस्त है क्रेडिटर, ये तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। इसके अलावा क्या होता है? रिटेन्ड प्रॉफिट्स। वेरी नाइस, बोलिए सर। पार्टनर्स कैपिटल, बिल्कुल सही। हाँ आउट, हाँ नाइस नाइस, मुझे सुनाई दिया कुछ। बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वेरी नाइस गाइस। इसका मतलब हाँ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। बस 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 बस, प्रोविजंस भी होंगे भाई, होंगे। प्रोविजन फॉर, जैसे अगर आपको दे रखा है क्लेम, डेटर के साथ भी हो सकता है। मैं अभी उसे हाईलाइट करना नहीं चाहती क्योंकि वो अगली क्लास में हाईलाइट होने वाला पॉइंट है, ठीक है? अलग। ये आपकी बैलेंस शीट में मोटा मोटा ये सारी चीजें होती है, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और आपके रिटेन्ड लॉसेस, कैश और बैंक।
अगर लाइबिलिटीज में बात करूं तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, पार्टनर का लोन, रिटेन्ड प्रॉफिट्स और पार्टनर की कैपिटल। अब मैं जो आपसे बोलने जा रही हूं, कान खोल के दिमाग खोल के सुनो। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है बताओ? ताकि एसेट्स को बेचकर लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जा सके, ताकि डिसोल्यूशन प्रोसेस किया जा सके। बेटा अगर 1 अप्रैल को बिजनेस बंद हो रहा है तो गाइज एक ही दिन में डिसोल्यूशन नहीं हो जाता, 3-3, 4-4, 2-2 महीने लगते हैं। ऐसे थोड़ी है ऑन द स्पॉट क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे, एसेट ऐसे ऐसे रातों रात बिक जाएगी, नहीं। इट टेक्स टाइम, टाइम लगता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इट डिपेंड्स। धीरे धीरे हम अपनी एसेट्स को बेचते हैं, धीरे धीरे हम अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करते हैं, क्रेडिटर्स से बात करते हैं, बैंक से जाके बात करते हैं कि ऐसे ऐसे बिजनेस बंद हो रहा है, अब बताओ कैसे हम कितना पे कर दें, कैसे करें आप बताइए। तो टाइम लगता है, तो 2 से 3 महीने लगते हैं उस प्रोसीजर में। तो उस टाइम पे हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, प्रैक्टिकली बता रही हूँ मैं। बट हम यहाँ पे तो एक ही दिन में बना के दिखा देंगे कि देख बना दिया, काम खत्म, क्योंकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में पहले से गिवन होगी। यस सर, रुको, आइए आगे दिमाग ना चलाओ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि डिफरेंट चैप्टर है, कहीं सही रहोगे कहीं गलत हो जाओगे। चलिए स्टार्ट करें। अब हमारे पास दे रखी है बैलेंस शीट। मेरा एक क्वेश्चन आपसे, क्या साल के लास्ट में जो आप ये डिसोल्यूशन का पूरी अकाउंटिंग करेंगे, क्या उसके लास्ट में बैलेंस शीट होगी? वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि बिजनेस ही नहीं होगा, और जब बिजनेस ही नहीं होगा तो उसकी किताब नहीं होगी, और जब उसकी किताब नहीं होगी तो उसकी बैलेंस शीट नहीं होगी। बोलो हाँ के ना? तो सब कुछ क्या करना है अब? बंद। तो अब कैसे बंद किया जाता है मैं ये आपको बताने जा रही हूं। जो भी आपकी सारी एसेट्स होंगी गाइस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जो भी आपकी एसेट्स होंगी मेरे बच्चों, वो सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऑल द एसेट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। विच एसेट्स? विच कैन बी सोल्ड आउट इन द मार्केट, विच कैन बी रियलाइज्ड। बेटा प्रैक्टिकली रियलाइज्ड वर्ड का मतलब सिर्फ बेचना नहीं है, रियलाइज्ड वर्ड का मतलब है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट। समझ आ रही है? उसे बेचकर या उसे किसी और को देकर क्या हम उसका कर सकते हैं, ठीक? तो एसेट्स को रियलाइज करके लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, तो एसेट साइड से आप सारी की सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दोगे। अब वो कैसे डालेंगे, क्या एंट्री डालेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी अभी 1 मिनट बाद। बट सबसे पहले सारी एसेट्स जाएंगी सिवाय 3 एसेट्स के। कितनी एसेट्स के? कौन सी 3? पहली कैश, दूसरी बैंक, और तीसरी रिटेन्ड लॉसेस। सिर्फ। मैम, मैंने कहा हाँ जी। मैम ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, मैंने कहा हाँ जी। मैम एग्जिस्टिंग गुडविल को तो पार्टनर्स में बांटते थे। ये चैप्टर अलग है, इसमें कोई एग्जिस्टिंग गुडविल और वैल्यूड गुडविल वाला कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस बंद होता है। तो जब बिजनेस बंद होगा तो उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाएगा। जो आपके दिमाग में आ रहा है मैम इस गुडविल का क्या, इसके ऊपर मुझे पूरे 10 मिनट लगाने हैं 3rd क्लास में। तो यहाँ पर एसेट्स जो हैं हमारी, सारी की सारी एसेट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट विच? कैश, बैंक, रिटेन, लॉसेस। वाई? क्योंकि कैश और बैंक ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है मेरे बच्चों। वो ऑलरेडी हमारे पास, एक बार बताओ, लैंड बेचोगे, बिल्डिंग बेचोगे, उससे क्या आएगा आपके पास? कैश, मनी, रुपये, पैसे। तो ऑलरेडी कैश और बैंक किस फॉर्म में है गाइज? लिक्विड फॉर्म में, ऑलरेडी पैसे की फॉर्म में। तो जो चीज ऑलरेडी पैसे की फॉर्म में है, क्या उसे बेचने की जरूरत? क्या कोई खरीदेगा, बेचेगा? यार जो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है उसे क्या करना है, इसीलिए। और दूसरी बात, कैश और बैंक का आपने क्या बनाना है? लेजर। तो इस लेजर में इसका बैलेंस डालोगे ना, इसीलिए कैश और बैंक नहीं जाता। बताइए कोई प्रॉब्लम? यू विल बी प्रिपेयरिंग इट सेपरेट लेजर, इसका अलग अकाउंट बनाएंगे हम, इसीलिए इसे रियलाइजेशन में नहीं डाला जाता। बताइए कोई दिक्कत? अब बात आती है रिटेन्ड लॉसेस को रियलाइजेशन में क्यों नहीं डाला जाता? रिटेन्ड लॉसेस को रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों नहीं डाला जाता? यार एक बात बताओ, क्या रेडी पे लेके निकल जाऊं, ले लो रिटेन्ड लॉसेस ले लो, क्या कोई खरीदेगा? क्या कोई रिटेन लॉस बेचने वाली चीज है? क्या कोई खरीदने वाली चीज है? नो।
तो इसीलिए हम रिटेन्ड लॉसेस को भी क्या कर देते हैं, यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। सर जब कोई भी बिजनेस बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो गुडविल ट्रांसफर होती है उसके साथ साथ। याद होगा आपको, गुडविल इज इनसेपरेबल फ्रॉम द बिजनेस। याद आ रही है? तो यहां पर अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो इस गुडविल को अगर पार्टनर, गुडविल एक्चुअल में है क्या, उसका नाम अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज द नेम ऑफ दैट ब्रांड, है ना, उसकी ब्रांड वैल्यू, क्योंकि उसका नाम है वो। तो अगर पार्टनर चाहे, मान लो ए बी सी हैं, उनमें से वो पार्टनर चाहे ए कि भाई बंद हो रहा है ठीक है, पर इस नाम को मैं चलाऊंगा अब सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में, तो वो भी लेके जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि गुडविल की कोई वर्थ नहीं होगी, ठीक है, ऐसा हो सकता है आगे चल के, इसलिए गुडविल को हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में। समझ आया गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सर समझ आया? तो यहां पर हम एसेट साइड से गाइस कितनी ट्रांजैक्शन के, कौन कौन सी एसेट्स को नहीं डालेंगे रियलाइजेशन में, सब बताएंगे। कैश, बैंक और रिटेन लॉसेस। वेल डन, कीप इट अप। एक शब्द और है यहाँ पर, पार्टनर्स लोन। अभी मैंने उसके बारे में चर्चा नहीं की है, इसके बारे में अलग से चर्चा करनी है, ठीक है। कब ये कहाँ जाएगा, डोंट वरी, वी विल बी टॉकिंग ऑन दिस एज वेल। आगे बढ़ जाते हैं लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड से भी सारी की सारी लाइबिलिटीज को उठा के क्या कर दिया जाएगा, सारी की सारी लाइबिलिटीज को उठा के रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सारी की सारी लाइबिलिटीज को उठा के क्या कर दिया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर। बताओ क्यों? वेरी गुड, ताकि पे ऑफ कर सकें यार। हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया इस दिन के लिए, किस लिए? कि लाइबिलिटीज को पे कर सकें। तो क्योंकि लाइबिलिटीज को पे करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये सारी की सारी लाइबिलिटीज को उठा के क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे, एंट्री क्या होगी, मैं आप लोगों को नहीं सिखाऊंगी, आप उल्टा मुझे सिखा दोगे। आई बेट इट, ये मेरी शर्त है आप लोगों से। अगर आप लोग मुझसे पढ़ते आ रहे हैं और आपने मुझसे मॉडर्न अप्रोच पढ़ रखी है तो आप 1 सेकंड में सही जवाब दोगे। अभी मैं आपको मौका दूंगी, डोंट वरी। सारी की सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर होगी सिवाय 3 के। अब वो 3 कौन सी हैं? सबसे पहली तो है, हाँ बच्चा लगाता दिमाग, अरे लॉसेस नहीं है तो प्रॉफिट भी नहीं होंगे। क्यों यार? क्योंकि प्रॉफिट्स और लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो पिछले लॉसेस है या पिछले प्रॉफिट्स है वो तो पार्टनर्स में बट जाएंगे ना, कोई चीज को पे थोड़ी करने जाना है। समझ आ रही है बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑल राइट। दूसरा, पार्टनर्स कैपिटल। वाई? बिकॉज वी विल बी प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज वी विल बी प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो आपके दिमाग में आ रहा था मैडम उनका हिसाब किताब बाद में होना है। तीसरा होता है पार्टनर्स लोन, क्योंकि उसका भी अकाउंट बनना होता है। अब आपके दिमाग में खलबली चलेगी कि ये अकाउंट क्यों बनवा रहा है वो। ये आपको पता चलेगा जब चैप्टर खत्म होने की कगार पे आ जाएगा कि यही अकाउंट क्यों बनवाए गए, बाकी क्यों नहीं बनवाए गए। समझ आ रही है बात? तो अगर मैं बात करूं तो रियलाइजेशन अकाउंट में वो एसेट्स गई जो रियलाइज हो सकती हैं, ऐसी वो लाइबिलिटीज गई जिन्हें हमें पे करना है। देख लो कैसे, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे करने बाकी हैं, और ये जो प्रोविजन है इसे भी ट्रांसफर करा जाएगा। क्यों मैम? प्रोविजन किसी को थोड़ी पे करना होता है, बट इसकी अकाउंटिंग कंप्लीट करनी होती है मेरे बच्चों। जब तक मैं किताबें सारे के सारे अकाउंट्स बंद नहीं कर दूंगी, जब तक मेरी बुक्स बंद नहीं हो जाएंगी, तब तक मैं बिजनेस बंद नहीं कर सकती। इसलिए मुझे ये अकाउंटिंग एंट्री होती है, इस एंट्री को क्लोज करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट में डालना पड़ता है। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। कैश, बैंक और रिटेन लॉसेस को, क्योंकि रिटेन लॉसेस पार्टनर्स में बांटे जाते हैं, वो बिक नहीं सकते। कैश और बैंक ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है तो उन्हें थोड़ी बेचेंगे। ऑलरेडी कैश, अगर लैंड, बिल्डिंग या आप कोई स्टॉक, डेटर कुछ भी आप करेंगे तो उससे क्या मिलेगा बेटे? पैसा। तो कैश और बैंक ऑलरेडी कौन सी फॉर्म है? पैसे की फॉर्म है, इसलिए वो ट्रांसफर नहीं किया जाता। आज के बाद आपसे अगर मैं पूछूं कि बैलेंस शीट में से कौन कौन सी चीजें रियलाइजेशन में नहीं जाती, तो आपका जवाब सबसे पहले एसेट साइड में से क्या होगा? वेल डन, कैश, बैंक, रिटेन लॉसेस। रीजन इज रिटेन लॉस बांट दिया जाएगा, कैश बैंक ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। एक छोटी सी बात है, पार्टनर्स लोन वो जब मौका आएगा मैं बता दूंगी। दूसरा, लायबिलिटी में से कौन कौन सी चीज नहीं जाती? 3, रिटेन प्रॉफिट्स,
पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन अलग से बनाया जाता है और रिटेन प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में बांटा जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंड दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ लायबिलिटी विच वी हैव टू पे, दैट्स व्हाई। यस, हाँ, अगला दिमाग आता है पार्टनर लोन को तो पे करना होता है। सेक्शन 48, बस अभी इतना बोल सकते हो। सेक्शन 48 इसके पीछे कि पार्टनर लोन को भी ट्रांसफर करना चाहिए था, पे करना है। ऐसे तो बेटा मेरे बच्चों कैपिटल भी पे करनी है, ऐसे तो कैपिटल भी पे करनी है, पर सेक्शन 48 इसके पीछे बैक लगा के खड़ा है कि पहले एक्सटर्नल पे करो, फिर पार्टनर का लोन पे करो, फिर पार्टनर की कैपिटल पे करो। क्वेश्चंस में कराऊंगी, आ जाएगा। अभी के लिए हल्का सा बस इतना याद रखो, सेक्शन 48 इज द बैक ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है जी, क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, देखना, मेरे चीते हो तुम, क्या हो मेरे चीते। आज तुम्हारी बेटा ऐसे मान लो जैसे लक्ष्मण रेखा थी ना कि पार करी तो गए, ऐसी अगर आज तुमने गलती करी तो तुम गए। समझ रहे हो? सही सही मुझे जवाब देना दिमाग लगा के। गाइस, एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है कहां पर? एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स को क्या किया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अब हमें यह सोचना है उसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए। कैसे सोचेंगे? लेट मी स्पीक फर्स्ट। वेल डन, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू। क्या एंट्री होनी चाहिए गाइस? एसेट्स को हम बुक्स में बढ़ा रहे हैं या खत्म कर रहे हैं? एसेट्स को हम क्या कर रहे हैं? प्लीज टेल मी, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज, करेक्ट। क्या कर रहे हैं? उसे हम कम कर रहे हैं। तो एसेट्स को बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? मॉडर्न अप्रोच। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। इसलिए हम यहां पर एसेट्स को रियलाइजेशन में जब ट्रांसफर करेंगे तो एसेट अकाउंट क्या किया जाएगा? क्रेडिट। एसेट अकाउंट क्या किया जाएगा? क्रेडिट। और अगर मैं एसेट अकाउंट को क्रेडिट करूंगी मेरे बच्चे, तो डेबिट किसे करूंगी? ओ बहुत बढ़िया, किसको करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री ऑफ ट्रांसफरिंग द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपको बताया जाता है कि ये हमारी बैलेंस शीट है, ये एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज हैं, यहां बनाना है हम लोगों ने क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेटे ये सारी एसेट्स को यहां भेज देना और ये सारी एसेट्स को यहां भेज देना, लायबिलिटीज को। बट मेरे बच्चों ये ऐसे क्यों जा रही हैं, समझ आ रहा है? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई, मैथ्स चल रही है ना यहाँ तो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्योंकि हमारी जो एसेट्स हैं गाइस, दैट एसेट्स आर हैविंग डेबिट बैलेंस। तो नाउ एसेट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स को खत्म करना है, तो अगर किसी डेबिट बैलेंस को खत्म करना है तो उसे क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, क्रेडिट करोगे, क्रेडिट करोगे। इसीलिए एसेट्स अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट। और रियलाइजेशन को क्या कर दिया? डेबिट। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी इस एंट्री को बनाने में तो बताइए। एंड वी विल बी रियलाइजिंग इट वेरी सून। ये भी रीजन है कि इसे हम रियलाइज भी करेंगे। अब रियलाइज क्या है पता चलेगा। यहां पर जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल गाइस, प्लीज लुक एट द बोर्ड। मान लो आपके स्टॉक की वैल्यू थी चीतो 50,000। मान लो स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 50। ये बुक, इसे क्या बोला जाता है? बुक वैल्यूज। जो भी आपकी बैलेंस शीट में वैल्यूज होती है उसे क्या बोलेंगे? बुक वैल्यूज। हमारी बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी थी। तो अब अगर मैं बात करूं स्टॉक की वैल्यू क्या है गाइस? 50,000। अब यहां पर जब मैं एंट्री डालूंगी ना मेरे बच्चों, तो यहां पर एंट्री डालेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू लैंड, टू बिल्डिंग, टू डेटर्स। क्या टू कैश आ सकता है? ओ बहुत बढ़िया, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि कैश तो रियलाइजेशन में जाता ही नहीं। ओ बहुत बढ़िया, दिल ही खुश कर दे यार चीतो। समझ आई बात? तो एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन टू स्टॉक कितनी गाइस? 50,000। तो सबसे पहले काम क्या होता है डिसोल्यूशन में? एसेट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सी एसेट्स को छोड़कर?
कैश, बैंक, रिटेन, लॉसेस। वेल डन। ऐसी लाइबिलिटीज को भी क्या करना है मेरे बच्चों? और अगर तुमने ये बोला ना वाइस वर्सा तो जान से मार दूंगी, दिमाग चलाना। लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट में। बता दो। हाँ, आधो ने तो इसका रिवर्स मार दिया दिमाग चला के। रिवर्स विवर्स नहीं करना, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस। बढ़ेगा तो घटेगा तो डेबिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। तो गाइस लाइबिलिटी को अब मैं खत्म कर रही हूं बुक्स में से या बढ़ा रही हूं? खत्म कर रही हूं। तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? डेबिट। और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनी वंशिका जी? करेक्ट। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एट विच वैल्यू? एट व्हाट वैल्यू गाइस? कौन सी वैल्यू पर? एट बुक वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज पर मेरे बच्चों? बुक वैल्यूज पर। समझ आ रही है? बुक वैल्यू इज द वैल्यू विच इज ऑलरेडी गिवन इन द बैलेंस शीट, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में प्रोवाइडेड है। कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी? यस सर। सॉरी, यस सर। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नॉमिनल अकाउंट सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स ही नहीं होते, हमने यही पढ़ा है, इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स। इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट से अल्टीमेटली मुझे क्या मिलता है? प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि व्हेन आई विल बी कंपेयरिंग माय इनकम अकाउंट्स विद द एक्सपेंसेस अकाउंट्स आई विल बी गेटिंग गेन और लॉस, तो वो भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को? ये दो एंट्रीज कैसे फॉर्म हुई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो प्लीज आस्क। समझ आ गई बात? अब है तुम्हारी अग्नि परीक्षा। अब है आप लोगों की अग्नि परीक्षा। मुझे लग रहा है उससे पहले ही कोई जल के राख हो जाएगा, है ना? क्योंकि सुननी तो है नहीं, माननी है नहीं, हम तो बोलेंगे। आइए गाइस, सबसे पहले एसेट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट विच एसेट्स? कैश, बैंक, रिटेन, लॉसेस। उसके अलावा सब कुछ क्या कर दोगे? रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री क्या होगी सर बताइए? हाँ भाई ऑनलाइन, ध्यान कहाँ है? फटाफट बताओ। हाँ देखा, जब ऑफलाइन में ये हाल है तो क्या से करोगे? बोला ना मैंने, पहले बात तो कर ले। एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। अच्छा एक बात बताओ, क्या सारी एसेट मतलब एक साथ लिख दूं? जैसे मान लो बैलेंस शीट का टोटल है 1,90,000, तो सीधा लिख दूं रियलाइजेशन टू एसेट 1,90? नहीं यार, अलग अलग अकाउंट अगर खोल रखे हैं तो अलग अलग अकाउंट के नाम से ही क्या करोगे? क्रेडिट एंट्री में डालोगे। मतलब एंट्री क्या डलेगी? पहली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट 50,000, टू गुडविल अकाउंट मान लो 20,000 थी। बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ऐसी लाइबिलिटीज के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर टू एवरीबॉडी? और लाइबिलिटी से कौन कौन सी लाइबिलिटी नहीं जाएंगी सर जी? कौन कौन सी लाइबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होती? शांत। और पार्टनर की कैपिटल, रिटेन प्रॉफिट्स और पार्टनर्स का लोन, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल और पार्टनर्स का लोन अकाउंट हम अलग से बनाएंगे। क्लियर टू एवरीबॉडी? वेरी नाइस। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें कवर करना है, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स। क्या पॉइंट है मेरे बच्चों? ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स। गॉड ब्लेस यू। तो सबसे पहले मैंने एसेट्स को क्या कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब इसका क्या कर सकते हैं? सोचो, मेरे पास लैंड है, बिल्डिंग है, इसे क्या करूं? ओ भाई बिल्कुल सही बात मैडम, बेच दो ना। अपने पास थोड़ी रखोगी, क्या कर दो? इन्हें बेच दो।
बिल्कुल सही कह रहे हो चीतो। सबसे पहला पॉइंट है इफ इट इज सोल्ड आउट। ध्यान दें, नहीं तो मुंह के बल गिरेंगे। ध्यान दीजिए, इफ इट इज सोल्ड आउट, टू हेल विद व्हाट यू आर स्टडिंग राइट नाउ। 11th में क्या पढ़ा है एसेट्स बेचने की जर्नल एंट्री, वो सोचो। करेक्ट, कह रहे मैम एसेट बेचने की एंट्री हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। बिना 11th के भी आए हो क्या? ऐसे भी है क्या कुछ कि बिना 11th पास करे आ गए? कह रहे पर बिना पढ़े तो आ गए, है ना शाम में मेरे बच्चे। कोई बात नहीं, मैं बात बताती हूँ। अगर हमने एसेट बेच दी गाइस, अगर हमने एसेट बेच दी तो क्या आएगा हमारे पास? कैश या बैंक? या तो बैंक में पैसा आएगा या गल्ले में पैसा आएगा मेरे बच्चों। तो कैश और बैंक आएगा। डेबिट व्हाट? कैश का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एसेट बढ़ रही है तो डेबिट, घट रही है तो क्रेडिट। तो कैश बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। और मेरे पास से क्या चली गई? एसेट। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एसेट जा रही है। या दूसरा, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट। तो कैश नाम की एसेट बढ़ रही है और जो भी एसेट जा रही है, मान लो स्टॉक, तो स्टॉक नाम की एसेट क्या हो रही है? कम। तो जर्नल एंट्री क्या सीखी थी? कैश और बैंक टू एसेट। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? अगर मैं ये यहां लिखूं तो क्या ठीक होगा या कुछ होना जरूरी है यहां? करेक्ट, वेल डन, बहुत ऊपर जाएगा बेटे। एसेट अकाउंट, तरक्की, तरक्की। जल्दी ऊपर नहीं भेज रही हूं मैं, जल्दी ऊपर तो मैं कहती हूँ बेटा बहुत जल्दी ऊपर, ऐसे बोलती फिर निकम्मो, शट अप। कैश और बैंक क्योंकि आ गया इसलिए डेबिट मेरे बच्चों। और एसेट्स क्या हैं हमारे बच्चों? एसेट्स हमारी क्या अब बच रही हैं? जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट में, गाइस प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को ट्रांसफर किया तो क्या मैं पहले ही एसेट अकाउंट को बंद नहीं कर चुकी हूं? बताओ मेरे को। जब आपने ऐसे लिखा रियलाइजेशन टू एसेट, तो मेरे चीते क्या स्टॉक अकाउंट पहले ही खत्म नहीं कर दिया? एसेट में स्टॉक पहले ही क्या कर दिया? खत्म। तो जब एक अकाउंट ऑलरेडी तुम क्रेडिट करके खत्म कर चुके हो तो क्या उसे दोबारा यहां पे क्रेडिट कर सकते हो? तो अब एसेट कौन से अकाउंट में पड़ी है? हाँ बेटे बहुत बढ़िया, कौन से अकाउंट में पड़ी है? रियलाइजेशन में। तो एसेट की जगह वर्ड क्या आएगा? मतलब स्टॉक आएगा यहाँ। स्टॉक कौन से अकाउंट में है? रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या डलेगी? रियलाइजेशन अकाउंट। बताइए कोई प्रॉब्लम? ये एंट्री क्यों बनी समझ आया? बिकॉज एसेट अकाउंट हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैडम ऐसे क्यों कर रहे हैं, सीधा ही बेच देते? नहीं बेच सकते, क्योंकि मान लो 50,000 का स्टॉक था और वो आपने 45,000 में बेचा, तो अगर आप इकट्ठा एक साथ एंट्री डालने बैठ जाते तो 5,000 का लॉस रिकॉर्ड करना पड़ता। बोलो हाँ या ना? और 5,000 के लॉस के लिए एक अलग अकाउंट खोलना पड़ता। क्या हम नया अकाउंट खोलेंगे? नहीं खोल सकते, बिजनेस बंद कर रहे हैं। एक बात पल्ले गांठ बांध लो, इस चैप्टर में कोई भी नया अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि सारे अकाउंट्स को क्या करना है? बंद। यस सर। आइए प्लीज। एसेट को अगर बेच दिया तो थिंक, एसेट बेच दी तो पैसा आएगा, अगर पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर एसेट बेच दी तो क्या होगा? कैश अकाउंट क्या हो जाएगा गाइस? डेबिट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। कैश और बैंक को क्या कर देंगे? डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश का रूल है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक का रूल है, कोई दिक्कत तो नहीं। जाएगा क्या मेरे पास से? एसेट। बच्चे कहता है एसेट लिख दो, एसेट लिख ही नहीं सकते, क्योंकि एसेट अकाउंट को आप पहले ही क्या कर चुके हो? बंद, खत्म। और कौन से अकाउंट में डाला था? रियलाइजेशन में, इसलिए क्या वर्ड यूज किया? रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बताइए। किस वैल्यू से, ये और बताना है, किस वैल्यू से? हाँ, एट इट्स सेलिंग प्राइस, एट इट्स, इसे रियलाइज्ड वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? रियलाइज्ड वैल्यू। जैसे 50 का स्टॉक था, क्या जरूरी है मेरे चीतों कि वो 50 में ही बिके? नहीं, हो सकता है उसकी डिमांड बढ़ गई हो तो उसका प्राइस बढ़ गया हो, 58 हो गया हो, तो अब वो बिक जाए कितने में? 58 में, तो यहाँ 58 आएगा।
क्या पता कम हो गया हो, हाँ तुरंत आता डिफरेंस, उसका क्या, आ जाओ आओ डिफरेंस देखो। ये आप बना रहे हो क्या मेरे बच्चों, करेक्ट, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में आपने स्टॉक कौन सी साइड लिखा है, बुक वैल्यू, डेबिट साइड, यहां ट्रांसफर करिए ना, यहां आपने स्टॉक लिखा होगा कौन सी वैल्यू पे, बुक वैल्यू, जो कि क्या थी चीतो 50,000। अब मैंने ये एंट्री डलवाई बैंक टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन क्या कर रही हूं, क्रेडिट, मान लो 58 का बेचा, तो अब रियलाइजेशन में कौन सी साइड, क्रेडिट साइड लिखूंगी, कितना, बैंक कितना 58, बोलो हाँ या ना। जो डिफरेंस आपका दिमाग कह रहा है 8,000 का, क्या इस अकाउंट में लास्ट में ऑटोमेटिकली आ गया, इस अकाउंट में लास्ट, क्योंकि एक ही चीज थोड़ी होगी, इस अकाउंट में बहुत सारी चीज होंगी, तो लास्ट में जो आपका गेन और लॉस आएगा वो उसके साथ क्या हो जाएगा, एडजस्ट। बताइए किसी को कोई डाउट, पक्का, अच्छे से। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सीखा कि सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें बैलेंस शीट में से एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर। तो एसेट्स और लायबिलिटीज में से जब हम ट्रांसफर करेंगे वैल्यूज को, तो एसेट्स में से 3 एसेट्स नहीं ट्रांसफर होती, कौन कौन सी, कैश, बैंक, रिटेन, लॉसेज, वेल डन। लायबिलिटीज में से पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और रिटेन प्रॉफिट्स, उसके अलावा ऑल द एसेट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड टू द डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड ऑल द लायबिलिटीज आर टू बी क्रेडिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद एसेट्स को अगर बेचेंगे, एसेट्स के 3 काम हो सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ एक पढ़ाया है, कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे, कि अगर एसेट्स को बेच दिया तो एंट्री क्या बनेगी, कैश टू रियलाइजेशन। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, बाय बाय।